जब से एप्स्टीन फाइल्स को लेकर विश्व तौर पर चर्चा हो रही थी, भारत में भी ये चर्चा चलाई गई कि भारत के बड़े बड़े लोग, सरकार के अंदर बड़े बड़े मंत्री इस मोमेंट पर एप्स्टीन फाइल में इन्वॉल्व्ड हैं। चर्चा इस हद तक चली गई कि एक यूट्यूब कार्टल जो इस मोमेंट पर भारत में प्रोपोगेंडा और देश को गुमराह करने के लिए चलता है, उसने तो ये तक कह दिया कि 19 दिसंबर को भारत की सरकार गिर जाएगी और 20 दिसंबर को भारत को एक नया प्रधानमंत्री भी मिलने वाला है। 19 दिसंबर भी आया, सबसे बड़ी बात एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा भी हुआ, और उसके बाद जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रोपोगेंडा किया था, जाहिर सी बात है वो चीज़ तो कुछ भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जिस पर डिबेट एक्चुअल में होना चाहिए था वो ये है कि ये जेफरी एप्स्टीन आफ्टर ऑल करने क्या चाह रहा था, उसका आफ्टर ऑल लाइफ में उद्देश्य क्या था। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि इस राजनीति के दलदल में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के सवाए जो एप्स्टीन का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। खैर, आज के इस वीडियो में हम उसी पे फोकस करेंगे। आज जब हम बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन इस व्यक्ति की, हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसने ग्लोबल लेवल पर एक यौन शोषण का रैकेट चलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल अधूरी स्टोरी है, क्योंकि अगर आप लार्जर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, इस व्यक्ति की गतिविधियों को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप समझते हैं और जानते हैं कि इस बंदे का पर्पस लाइफ में सिर्फ यौन शोषण करना नहीं था। यौन शोषण इसके लिए केवल और केवल एक टूल था। इसका असली पर्पस था कंट्रोल, और कंट्रोल भी केवल कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं बल्कि फ्यूचर के ऊपर। इस रीज़न से आप देखिए कि जेफरी एप्स्टीन ये बात जानता था कि असली पावर जो है वो पैसे से नहीं आती, सत्ता से नहीं आती, चुनाव से नहीं आती, बल्कि आती है ब्लड लाइन से। वो आती है जब आप कंट्रोल करते हो कि कौन कब कैसे पैदा होगा और किस डीएनए को लेकर पैदा होगा, किस परिवार के डीएनए से वो व्यक्ति जुड़ेगा। इस रीज़न से अगर आप जेफरी एप्स्टीन के द्वारा दी गई किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ध्यान से सुनते हो, जेफरी एप्स्टीन के द्वारा चर्चाएं की गई उसकी पॉइंट्स को कभी ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, तो आप एक बड़ी केयरफुल चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जेफरी एप्स्टीन ने एक शब्द अक्सर कई बार प्रयोग किया जिस पे एक्चुअल में चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है। वो थी कि वो काम कर रहा है एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर जिसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूविंग ह्यूमैनिटी। इस चीज़ को समझिए, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन यहाँ पर एक बहुत बड़े गेम प्लान के साथ आया था। जब वो कहता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका पर्पस है इम्प्रूविंग ह्यूमैनिटी, उसका कांस्टेंट फोकस यहाँ पर था एक ऐसे सुपीरियर ह्यूमन रेस के ऊपर काम करने का जिस पे कोई और नहीं कर पा रहा था। गौर कीजिए, जेफरी एप्स्टीन के जितने भी क्लाइंट्स, जितने भी लोग एप्स्टीन फाइल्स में अपना नाम प्राप्त कर चुके हैं, आज उन नामों को हम और आप सब जानते हैं। क्या उन नामों में क्या आंध्र प्रदेश का कोई इडली वाला, या कोई बिहार का लिट्टी चोखा बेचने वाला, या पंजाब में छोले भटूरे खिलाने वाला, उत्तर प्रदेश में कचौड़ी और समोसा खिलाने वाला व्यक्ति है? बिल्कुल नहीं। जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में जो व्यक्ति हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, उसमें बिल गेट्स से लेकर नॉम चोम्स्की से लेकर डोनाल्ड ट्रंप रंगीला से लेकर बाकी अन्य जितने भी लोग हैं, इन लोगों के व्यवहार को समझने की कोशिश कीजिए और साथ में एप्स्टीन की स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, इम्प्रूविंग ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट। यहाँ पर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे अपने फील्ड में कहीं ना कहीं माहिर थे। इस रीज़न से गौर कीजिए कि न्यू मैक्सिको में जो जोरो रैंच है, जहाँ पर हम कहते हैं कि एप्स्टीन का एक प्राइवेट फार्म हाउस था, वो कोई सिर्फ मामूली फार्म हाउस नहीं था। वो एक ऐसा इलाका था जहाँ पर एक कंट्रोल्ड आइसोलेटेड तरीके से महिलाओं को लाकर ज़बरदस्ती उनको प्रेग्नेंट किया जाता था, ताकि एक स्पेसिफिक डीएनए को वो कैरी करें और उस डीएनए के तहत जो बच्चे पैदा होंगे वो लॉन्ग टर्म एसेट्स बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर गेम इमोशनल कंट्रोल का नहीं बल्कि एक प्लान्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ ह्यूमैनिटी था। इसी रीज़न से आप देखिए कि ये चीज़ें जो भी वो कर रहा था वो किसी भी तरीके से बिना प्रोटेक्शन के नहीं हो सकती थी। इस प्रकार की गतिविधियों के लिए उसको पैसा चाहिए था, उसको लेजिटिमेसी चाहिए थी, और सबसे बड़ी बात, इन गतिविधियों को शांत रखने के लिए उसको कुछ ऐसे लोगों से भी जुड़ना था जिनके जुड़ने से ये गतिविधियां शांतिपूर्वक तरीके से ही आगे बढ़ पाएं। इस रीज़न से आप देखिए
कि जेफरी एप्स्टीन ने जिन संस्थाओं के साथ काम किया, कितनी आयरॉनिकल और सरप्राइजिंग बात है कि एक जेफरी एप्स्टीन जैसा व्यक्ति जो आज यौन शोषण के एरिना में काम कर रहा है, उसका आफ्टर ऑल एडवांस्ड बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, एडवांस्ड यूजेनिक्स, डीएनए ऑल्टरिंग, इन टाइप के रिसर्चेस से क्या लेना देना था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जेफरी एप्स्टीन ने अपने कॉन्टैक्ट्स कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़, कुछ ऐसे कॉलेजेस और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ बनाए थे जो पहली बात ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन यूजेनिक्स यानी कि जेनेटिक स्टडीज़, एडवांस्ड बायोलॉजी, जीन ऑल्टरिंग, इन जैसे संस्थाओं के साथ एक यौन शोषण करने वाले व्यक्ति का आफ्टर ऑल क्या लेना देना, एक क्रिमिनल को इन इंस्टीट्यूशन से क्या लेना देना। लेकिन ब्यूटी ये है कि जेफरी एप्स्टीन इन इंस्टीट्यूशंस के साथ केवल काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो इन प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशंस में एक बहुत बड़ा डोनर था, फंडर था। और जब वहाँ पर आप इस प्रकार से एक डोनर और फंडर होते हो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर फिर आपसे सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि जब आपको एक संस्था पैसा आपसे ले रही है तो वो फिर चुपचाप पैसा लेके आपके एरिना में रिसर्च करती है। सोच के देखिए, जोरो रैंच जो कि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम कहते हैं फिर से न्यू मैक्सिको में जो उसका जेफरी एप्स्टीन का एक फार्म हाउस था जहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ होती थी, वहाँ पर आज डिबेट ये चल रहा है कि महिलाएं आती थी, वहाँ पर डिबेट चल रहा है कि बिल गेट्स दिखता था, क्लिंटन दिखता था, ब्रिटेन के जो राजा महाराजा उनके छोकरे छिछोरे ये सब लोग दिखते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर होनी चाहिए थी वो ये नहीं हो रही है कि जोरो रैंच में एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट वहाँ पर क्या कर रहा था। जोरो रैंच में जो आज अल्ट्रासाउंड मशीन्स पाई गई, स्टोरेज फ्रीजर्स पाए गए, लेबल्ड सैंपल्स ऑफ डीएनए पाए गए, वो कहाँ से आए, क्यों आए? क्योंकि डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि जेफरी एप्स्टीन एक जगह पर इम्प्रूविंग ह्यूमैनिटी की स्टेटमेंट देता है, उसके जोरो रैंच में ये एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट पाया जाता है। तीसरा, उसके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक पूरे वर्ल्ड लेवल पर टेक्निकल हो, फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो, वहाँ पर वो डोमिनेंस प्राप्त करके रखे हुए हैं। कोई इत्तेफाक नहीं कि यही व्यक्ति फिर कुछ ऐसे अमेरिका और यूरोप के अंदर एडवांस्ड बायोलॉजी से लेकर साइकोलॉजी से लेकर यूजेनिक्स वाली संस्थाओं के अंदर एक बहुत बड़ा डोनर था। चर्चा आज इस चीज़ पर होनी चाहिए कि यहाँ पर जब वो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था तो सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इस एक्सपेरिमेंटेशन से वो आफ्टर ऑल अचीव करना क्या चाहता था। और ये बात और भी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब आप ये जानते हैं और समझते हैं कि जेफरी एप्स्टीन कुछ चुनिंदा इंटेलिजेंस एजेंसीज का वर्ल्ड में, खास करके अमेरिका की और इजराइल की, वो ग्लोबल लेवल पर एक फेवरेट भी बन चुका था। इंटेलिजेंस एजेंसीज सिर्फ अपने खुद के ह्यूमन एसेट्स का प्रयोग नहीं करती, इंटेलिजेंस एजेंसीज तो इनफैक्ट कई बार कुछ ऐसे लोगों का भी प्रयोग करती हैं जिनके पास पैसा हो, एक्सेस हो और सोशल रीच हो। और अगर आप ये 3 पॉइंट इंडिकेटर देखें, पैसा, एक्सेस और सोशल रीच, जेफरी एप्स्टीन के पास ये तीनों थे। इस रीज़न से कुछ चुनिंदा इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जेफरी एप्स्टीन जैसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन भी दी। और वो प्रोटेक्शन इसलिए दी क्योंकि अगर उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दोगे, उसकी गतिविधियों को कवर अप करोगे, वो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को लाकर यौन शोषण करवा के एक डीएनए लेवल पर यूजेनिक्स का गेम खेलेगा, तो कल को ये ब्लैकमेल करने की परिस्थिति में ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास एक ट्रक लोड ऑफ इंफॉर्मेशन और आर्किटेक्चर तैयार हो जाएगा। अब आप गौर करके देखिए कि आपको अब ये चीज़ समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि एप्स्टीन के सारे क्लाइंट्स हेड ऑफ द स्टेट से लेकर सीनियर पॉलिटिशियन से लेकर रॉयल फैमिली से जुड़े हुए लेकर बिलियनियर से लेकर टेक्निकल वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे लेकर सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिलेंथ्रोपिस्ट फ्रॉडिया जैसे कि बिल गेट्स जैसे लोग लेकर आज की डेट में ये सारे लोग क्यों उसके पर्टिकुलर आसपास घुमा करते थे। एक चीज़ तो तय है यहाँ पर कि जब आप बायोलॉजी, यूजेनिक्स और साथ में ब्लैकमेल को फ्यूज़ कर देते हो तो आप एक ऐसा गेम खेल पाते हो जिस गेम में कंट्रोल बहुत सरल तरीके से हो सकता है। इस रीज़न से ये जो बड़ा गेम प्लान था एप्स्टीन का, अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि विश्व के पूरे मीडिया में कहीं पर भी इस चीज़ पे चर्चा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जब एप्स्टीन पकड़ा गया, जब उसका भंडाफोड़ हुआ, तो यहाँ पर पब्लिक के लिए, आप सब के लिए एक स्टोरी बनाई गई ग्लोबल लेवल पर, जो आज सभी को स्टोरी सुनाई जाती है
कि जेफरी एप्स्टीन एक बुरा आदमी था, एक क्रिमिनल था, उसने एक स्कैंडल किया, उस स्कैंडल में काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, स्कैंडल का बंडाफोड़ हो रहा है, लोगों को जो है उनके नाम बाहर आ रहे हैं। आप इस चीज़ को देख के समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पब्लिक के सामने एक स्टोरी पेश की गई है, क्या ये रियल स्टोरी है या जेफरी एप्स्टीन के द्वारा स्टेटमेंट दी गई, जहाँ पर वो हर स्टेटमेंट में अक्सर यही बात बोलता था कि उसका फोकस है इम्प्रूविंग ह्यूमैनिटी, बायोलॉजी, यूजेनिक्स, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, इंटेलिजेंस का सपोर्ट, ग्लोबल लेवल पर ब्लैकमेलिंग, और एप्स्टीन का साथ में सबसे बड़ी बात फोकस करना इस चीज़ को लेकर कि वो कुछ एडवांस्ड बायोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स का एक बहुत बड़ा डोनर। डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए, आप चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पर गेम प्लान वो था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और जिस दिन आप ये गेम प्लान समझेंगे तो आप समझेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड में आप एक कितनी छोटी सी चीज़ हैं, क्योंकि वर्ल्ड यहाँ पर एक एडवांस्ड न्यू काइंड ऑफ ह्यूमन रेस की बात कर रहा है। हम तो खैर रोजी रोटी की ही लड़ाई लड़ते रह जाएंगे, लेकिन चीज़ को सोच के देखिए कि एप्स्टीन के बारे में जो ये चीज़ें हैं, आज चर्चा ये चीज़ की होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल वो एडवांस्ड इक्विपमेंट क्या कर रहा था। चर्चा ये होनी चाहिए कि वो डीएनए के सैंपल्स कहाँ गए, वो जो बच्चे वहाँ पर प्रोड्यूस किए गए इस तरीके से, वो कौन है, कहाँ है, कोई चर्चा नहीं है इस चीज़ पर। तो सारा डाइवर्जन हो रहा है, और ये डाइवर्जनरी टैक्टिक एक क्लासिक टैक्टिक है इस पूरे बहुत बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट को छुपाने की। तो आई बिलीव कि अब आप इस चीज़ को समझने के बाद एम्पावर्ड होंगे ये चीज़ को जानने के लिए कि अल्टीमेट उद्देश्य यहाँ पर इस व्यक्ति का क्या था। धन्यवाद।